मुद्दत पहले अफ्रीका के किसी मुल्क के बारे में पढ़ा। उसके सदर ने फ्रांस से नेवी के लिए 2 बैरी जहाज खरीदे। अदायगी भी हो गई। सदर को किकबैक्स भी मिल गईं और फ्रेंच कंपनी ने बैरी जहाज भी तैयार कर दिए। लेकिन जब डिलीवरी का वक्त आया तो खरीदार मुल्क ने जहाज लेने से इनकार कर दिया। फ्रेंच कंपनी परेशान हो गई और उसने अपनी एक टीम गाहक मुल्क के पास भिजवा दी। टीम की सदर से मुलाकात हुई तो सदर ने बताया ऑर्डर देने वाला सदर जनरल फलां खान इंतकाल कर चुका है और उसकी जगह अब जनरल नया खान आ गया है। दूसरा, मुल्क में नेवी नहीं है, लिहाजा ये जहाज किसको हैंड ओवर किए जाएंगे हम नहीं जानते। और तीसरा और आखिरी मसला, हम लैंडलॉक्ड कंट्री हैं, हमारे पास समंदर भी नहीं है, चुनाचा हम ये जहाज लाएंगे कैसे हम नहीं जानते। लिहाजा अगर कंपनी के पास इन मसाइल का कोई हल है तो वो दे दे। टीम के माथे पर पसीना आ गया और वो मायूस होकर वापस चली गई। कंपनी ने जहाज 2-3 माह अपने पास रखे। उसके बाद मुकदमा चला और अदालत ने कंपनी को दोनों जहाज इस मुल्क की करीब तरीन बंदरगाह पर खड़े करने का हुक्म दे दिया। कंपनी ने इस हुक्म पर जहाज करीब तरीन मुल्क की बंदरगाह पर खड़े किए और चाबियां खरीदार मुल्क के सफारत खाने में ड्रॉप कर दी। और उसके बाद खरीदार मुल्क इस वक्त तक जहाज़ों की पार्किंग फीस अदा करता रहा जब तक जहाज गल सड़कर कबाड़ नहीं बन गए। किताब में इस मिसाल के बाद मुसन्नफ ने लिखा था, अफ्रीका कुदरती वसाइल के लिहाज से दुनिया का अमीर तरीन, लेकिन ऐसी इंसानी हमाकतों की वजह से तारीख का गरीब तरीन इलाका है। पाकिस्तान की कहानी भी इससे मिलती जुलती है। हम वसाइल, जुग्राफिये, आबादी और जज्बे के लिहाज से दुनिया के 10 बड़े मुल्कों में शुमार होते हैं। पाकिस्तान में दुनिया की तमाम सहूलतें मौजूद हैं, हत्ता कि हम ज़ाफ़रान और एवाकाडो भी उगा रहे हैं। हमारे पास तेल, गैस, सोना और यूरेनियम भी है, मगर हम उसके बावजूद गरीब तरीन मुल्कों में शुमार होते हैं। क्यों? क्योंकि ये मुल्क भी अफ्रीकी जहाज जैसे प्रोजेक्ट्स का कब्रिस्तान है। हमारे एक दोस्त की तहकीक के मुताबिक हम अगर माजी के प्रोजेक्ट्स मुकम्मल करने का बीड़ा उठा लें तो हमें तमाम प्रोजेक्ट्स मुकम्मल करने के लिए 34 साल चाहिए। ये दावा मेरे लिए हैरान कुन था, लेकिन जब मैंने खुद सुनगन लेना शुरू की तो मैं भी सर पकड़कर बैठ गया। आप यकीन करें, हमारे मुल्क में ऐसे हजारों बहरी जहाज खड़े हैं जिन्हें चलाने के लिए कैप्टन मौजूद हैं और ना ही इंजन और पेट्रोल। और अगर इन तीनों का बंदोबस्त हो भी जाए तो भी हम इन जहाज़ों को चलाने के लिए समंदर कहां से लाएंगे। इन प्रोजेक्ट्स की दरअसल बुनियाद ही गलत थी। हमने हाथी बांधने के लिए बांस का पिंजरा बना लिया था या शेर को बकरियों के बाड़े में बंद कर दिया था। चुनांचा हमारे खरबों रुपए जाया हो गए और हमने अगर अब भी अक्ल को हाथ ना मारा तो पाकिस्तान के इन बेवकूफ़ाना मंसूबों की तकमील के लिए IMF और वर्ल्ड बैंक का सारा अकाउंट भी नाकाफी होगा। आप दूर ना जाएं, मैं आपको चंद प्रोजेक्ट्स बताता हूं और आपको उसके बाद चैलेंज देता हूं। आप अपने दाएं बाएं देखें, आपको इस मुल्क में ऐसे हजारों प्रोजेक्ट्स मिलेंगे जिन पर खरबों रुपए जाया हो चुके हैं और उसके बावजूद ये प्रोजेक्ट्स पुरानी बंदरगाह पर लंगड़े जहाज की तरह खड़े हैं। जनरल परवेज मुशर्रफ ने अपने ज़माने में सिंध में रैनी कैनाल के नाम से प्रोजेक्ट शुरू किया था। ये जनरल मुशर्रफ का फ्लैगशिप मंसूबा था और जनरल मुशर्रफ अपने दौर में अपनी हर तकरीर में उसका ढंडोरा पीटते थे। जनरल परवेज मुशर्रफ का दौर ख़त्म हो गया। 3 हुकूमतें आईं और चली गईं, अरबों रुपए खर्च हो गए, लेकिन वाबड़ा ये नहर सिंध हुकूमत के हवाले न कर सका। खुदा खुदा करके 2021 में सिंध हुकूमत ने इसका चार्ज लिया तो पता चला नहर में पानी ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये नहर फ्लड चैनल थी और ये बारिशों की मोहताज थी। बारिश होगी तो उसमें पानी आएगा, बारिश नहीं होगी तो ये सूखी रहेगी, और अगर खुदा न खास्ता इसमें पानी आ भी गया तो ये पानी जाएगा कहाँ।
वावड़ा के पास इसका कोई जवाब नहीं था। क्यों? क्योंकि रैनी कैनाल के पानी को फसलों तक पहुंचाने का कोई बंदोबस्त नहीं किया गया था। चुनाचा ये नहर भी अफ्रीकी बहरी जहाज बनकर पराई बंदरगाह पर खड़ी है। जनरल मुशर्रफ ही के दौर में दरौट डैम शुरू हुआ था। ये जामशोरो जिला में है और आप जब कराची से हैदराबाद जाते हैं तो ये आपको बाएं जानब नजर आता है। इसके बारे में दावा किया गया था ये 25,000 एकड़ जमीन सैराब करेगा। ये डैम भी वावड़ा ने बनाया। ये 2014 में मुकम्मल हो गया, लेकिन ये 2018 तक सिंध हुकूमत को हैंड ओवर नहीं हुआ। डैम की फाइल 4 साल वावड़ा और सिंध हुकूमत के दरमियान जलील होती रही। बहरहाल 2018 में जब शोमाइल ख्वाजा जैसा दर्द दिल रखने वाला ब्यूरोक्रेट सेक्रेटरी वाटर एंड पावर बना और उसने जब प्रोजेक्ट की हालत देखी तो ये सीधे चीफ सेक्रेटरी के पास गए, उनकी मिन्नत की और यूं सिंध हुकूमत ने डैम का चार्ज लिया। लेकिन चार्ज के बाद पता चला इस डैम के लिए भी पानी का सोर्स नहीं और उसमें से पानी निकाल कर फसलों तक पहुंचाने का बंदोबस्त भी नहीं। लिहाजा सवाल ये है, डैम में पानी कहां से आएगा और अगर आ गया तो इससे निकाला कैसे जाएगा? ये जमीनों तक कैसे पहुंचाया जाएगा? इसका जवाब भी किसी के पास नहीं। लिहाजा ये डैम भी अफ्रीकी जहाज की तरह खड़ा है। जनरल मुशर्रफ ही के दौर में बलूचिस्तान में कच्ची कैनाल का मंसूबा शुरू हुआ। ये एक शानदार मंसूबा था। इसने बलूचिस्तान के 4 अजला की 7,13,000 एकड़ जमीन सैराब करनी थी और ये अगर मुकम्मल हो जाता तो बलूचिस्तान की आधी आबादी का मुकद्दर बदल जाता। वहाँ हरियाली भी आ जाती और खुशहाली भी, और खुशहाली से दहशतगर्दी और अस्करी पसंदी भी खत्म हो जाती। लेकिन अभी तक इसका सिर्फ फेज 1 मुकम्मल हुआ और फेज 1 की इस नहर में भी 140 शगाफ हैं। फेज 1 में 6,000 क्यूसेक फुट पानी की गुंजाइश थी, लेकिन 2017 में इसमें सिर्फ 100 क्यूसेक पानी बह रहा था और उसमें इस कदर भल और रेत आ चुकी थी कि सिर्फ इसकी सफाई के लिए 20 अरब रुपए चाहिए थे। मगर इस सूरत हाल के बावजूद ब्यूरोक्रेसी ने सितंबर 2017 में नवाज शरीफ से कच्ची कैनाल का इफ्तिताह भी करा लिया और हुकूमत ने मुबारक सलाम के इश्तहार भी दे दिए। आप आज भी इस कैनाल का मुआयना कर लें, आप अपना सर पीट लेंगे। बेनज़ीर भुट्टो ने अपने दूसरे दौरे हुकूमत में 1994 में सियालकोट के करीब संबड़ियाल एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन बनाया था। हुकूमत ने अरबों रुपए लगाकर इसमें 900 इंडस्ट्री प्लाट्स बनाए। इसके अंदर सड़कें और पुल भी बनाए गए और बाहर बाउंड्री वाल भी बनाई गई। लेकिन 2019 में 25 साल बाद इसकी सूरत हाल ये थी, इसमें सिर्फ 160 यूनिट्स थे और इनमें से भी सिर्फ 43 फंक्शनल थे, जबकि बाकी यूनिट्स और प्लाटों में 8-8 फुट सरकंडे खड़े थे और लोग बाउंड्री वाल की ईंटें तक उखाड़ कर ले गए थे। और आज की ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है, इसके मजीद 30 यूनिट बंद हो चुके हैं और वहाँ इस वक्त सिर्फ 13 यूनिट्स काम कर रहे हैं और बाकी एक्सपोर्ट जोन में कुत्ते और खोते फिर रहे हैं। इस तरह हुकूमत ने 1990 की दहाई में सियालकोट में स्पोर्ट्स टेस्टिंग लेबॉर्ट्री बनाई। सियालकोट स्पोर्ट प्रोडक्ट बनाकर पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करता है। इन प्रोडक्ट्स के लिए क्वालिटी सर्टिफिकेट चाहिए होता है और पाकिस्तान में ये सहूलत दस्तयाब नहीं थी। चुनाचा एक्सपोर्ट को सर्टिफिकेट के लिए अपने नमूने यूरोप, बरतानिया और अमेरिका भिजवाने पड़ते थे और उससे वक्त और पैसा दोनों बर्बाद होते थे और ताखीर की वजह से सौदे भी कैंसिल हो जाते थे। हुकूमत ने अरबों रुपए खर्च करके टेस्टिंग लेबॉर्ट्री बना दी। जब बिल्डिंग मुकम्मल हुई तो पता चला बजट में मशीनरी और अमले के लिए रकम ही मुख्तस नहीं की गई। लिहाजा बजट का प्रोसेस शुरू हुआ और ये प्रोसेस आज 33 साल बाद भी मुकम्मल नहीं हुआ। इस दौरान इमारत खंडर बन गई। इसकी खिड़कियां, दरवाजे, लाइट्स, पंखे और फर्श लोग उखाड़ कर ले गए। मुझे यकीन है अब किसी दिन हुकूमत
آلات اور سٹاف کا بجٹ پاس کر دے گی، جس کے بعد لوگ بھرتی ہو جائیں گے اور آلات بھی منگوا لیے جائیں گے، لیکن پھر پتہ چلے گا عمارت ورکنگ پوزیشن میں نہیں۔ عمارت کے لیے دوبارہ رقم نکلے گی، یہ بننا شروع ہوگی، اور جب یہ مکمل ہوگی تو اس وقت تک آلات خراب ہو چکے ہوں گے اور سٹاف اربوں روپے تنخواہ لے چکا ہوگا، اور یہ ہے اس ملک کا کمال۔ میری احسن اقبال سے درخواست ہے، آپ مہربانی فرما کر نئے پروجیکٹس پر کام رکوا کر ملک کے ادھورے پروجیکٹس پر ریسرچ کرائیں۔ آپ فہرستیں بنوائیں، پاکستان میں کتنے اسکولوں، کالجز، یونیورسٹیوں، ہسپتالوں، انڈسٹریل اسٹیٹس، نہروں، برجز، ڈیمز اور سڑکوں کے پروجیکٹس نامکمل پڑے ہیں، اور پھر ریسرچ کرائیں یہ منصوبے نامکمل کیوں ہیں۔ اگر یہ مکمل ہو جائیں تو ان کا کیا فائدہ ہوگا، اور آپ اس کے بعد ہنگامی طور پر پہلے ان منصوبوں کو مکمل کرائیں۔ یقین کریں ملک پھر ترقی کرے گا، ورنہ ہم پوری دنیا سے مانگ کر رقم لاتے رہیں گے، اور یہ رقم ان تنوروں کی راکھ بنتی رہے گی، اور پاکستان مزید تباہی کے گڑھے میں دھنستا چلا جائے گا۔